आज का यौम दिफा कोई हमारे क्या एक ही जंग के दो इतिहास हो सकते हैं? क्या एक ही जंग में जीत के दो दावेदार हो सकते हैं? ये सवाल आज से नहीं, पिछले 50 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच सिर उठाए खड़ा है। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। इस वक्त मैं दिल्ली के रायसीना हिल पर खड़ा हूं। ये वही जगह है जहां से भारत सरकार चलती है। मेरे एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक। आज से करीब 50 साल पहले ठीक इसी जगह यानी रायसीना हिल पर 1965 के युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा था। छह सितंबर हमारी कौमी तारीख में एक रोशन बाब की हैसियत रखता है। हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान के करोड़ों लोग डिफेंस डे का जश्न मनाकर सन 1965 में अपनी फौज की जीत को याद करते हैं। इबरतनाक शिकस्त से दो चार की पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीत यानी इस दिन हिंदुस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके लाहौर और सियालकोट की ओर कदम बढ़ाए थे और पाकिस्तानी इतिहास के मुताबिक उनकी शांति प्रिय और जांबाज फौज ने दुश्मनों से लाहौर को बचाकर जंग खत्म करने पर मजबूर कर दिया था। मगर असल इतिहास क्या है? 37 साल की कम उम्र में चीफ बनने वाले पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल असगर खान तक का ये मानना है कि न सिर्फ 1965 बल्कि हर जंग की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है। हर जंग हमने शुरू की। इन्होंने वहाँ लश्कर भेजने शुरू कर दिए, फौज भेजने शुरू कर दी, फौजी जो छुट्टी पर भेजना शुरू किया और ये हमला शुरू कर दिया। असगर खान ही क्यों, दबी जुबान में तो कभी खुलेआम पाकिस्तान के फौजी इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकारों ने भी ये बात कही है। एंटी इंडिया, उसमें उन्होंने बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाई, जो हम कहते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। ये पहले अयूब खान के दौर में, अब उसकी फॉर्मेशन शुरू हो गई, पक्की फॉर्मेशन शुरू हो गई कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाएंगे, सोशल सिक्योरिटी स्टेट या सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं बनाएंगे। सिक्योरिटी हमारा सबसे बड़ा मसला है। इनका ख्याल था कि हम अब जंग करके कश्मीर लेंगे और 1965 का वॉर जो है उस तैयारी की कॉन्सिक्वेंस। नजम सेठी साहब जंग के उन तमाम पहलुओं के बारे में बात करते नजर आते हैं जो सारी दुनिया के सामने तो बिल्कुल साफ हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को अंधेरे में रखा गया। 1965 की जंग लड़ने और हारने के बाद वो आज भी सोशल मीडिया पर एक और जंग लड़ते नजर आते हैं, जिसमें वो जंग की उस कहानी को सच ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन्हें पिछले 50 सालों में बतौर इतिहास पढ़ाई गई है। मगर बाकी की दुनिया के सामने जो इतिहास है वो कुछ और ही बयां करता है। अगर आप लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप जंग जीत गए हैं तो आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। ये वो कहानी है जिसकी नींव 6 सितंबर 1965 को नहीं बल्कि अगस्त की बारिशों के बीच रखी गई। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर एक मिलिट्री ऑपरेशन था, कश्मीर को हिंदुस्तान से छीनने का। इंडिया ने चाइना से फौजी मिलिट्री शिकस्त खाई थी 1962 में उसमें, और 2 साल ही हो गए थे। फिर पाकिस्तान नया दोस्त बना था अमेरिका का, वहाँ से उसके पास मिलिट्री सामान भी ताज़ा आए, साइबर जेट आए, पैटर्न टैंक आए थे। तो नेचुरली दे मस्ट हैव बीन बबलिंग कि इसका कुछ इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ ये भी एक इत्तेफाक है कि 1 साल पहले दैट इज़ 1964 में मुहिम मुक़द्दस एजिटेशन हुई, जिसमें सारा कश्मीर उमड़ आया था, सड़कों पर, बाज़ारों में, गलियों में। तो लगता था, बाहर से लगता होगा कि बस मामला तैयार है, इसमें सिर्फ एक चिंगारी डालने की ज़रूरत है। ऑपरेशन जिब्राल्टर इसी मकसद से यहाँ बगावत हर तरफ होगी, लोग भी निकल आएंगे सड़कों पर, लोग भी इनके साथ मिलेंगे और सब लोग जब इसके साथ वाबस्ता रहेंगे तो उसके बाद हमला बाज़ाब्ता
पाकिस्तान से आर्मी की मुदाखलत होगी। जंग बाज़ाब्ता जब अंदरूनी इनके यहाँ मतलब गड़बड़ होगा, गुरिल्ला वार होगा अंदर से भी और बाहर से भी पाकिस्तान आर्मी आएगी और कूप होगा और सारा कश्मीर उनके कब्ज़े में आएगा। फ़ौज की मुख्तलिफ फार्मेशन से एक्टिव जो सोल्जर थे उन लिए उनको ट्रेनिंग दी गुरिल्ला वारफेयर की। हमारी इंटेलिजेंस को इसका बिल्कुल इल्म नहीं था, न कोई अंदाज़ा था कुछ। रैंक कैप्टन कि 1 अगस्त 1965 से 5 अगस्त तक सिर्फ लोग घुसेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। वो एक दो में नहीं घुसते, ग्रुप में नहीं घुसते थे, उनकी जमात मिनिमम 40 का ग्रुप घुसता था और कहीं कहीं 100 का भी ग्रुप उसके आता था। और इस तरह से ये सारे कहाँ से शुरू हुआ? ये द्रास से शुरू हुआ, कारगिल से शुरू हुआ, कुपवारा, टंगडार, यहाँ आइए उड़ी, ये क्या नाम है आपका, गुलमर्ग, पुंछ, राजौरी में तो बहुत ही आसानी से घुस के उन्होंने कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया था। तब तक वो कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुकी थी। 1 से 5 अगस्त तक, 5 अगस्त को पहली कार्रवाई उन्होंने शुरू करी। ऐसे उथल पुथल से गुजरते कश्मीर में इस वक्त एक आम कश्मीरी असंतुष्ट था और पाकिस्तान की नज़र में उनके ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए ये सबसे बेहतरीन मोहरा था। मुजाहिद मंजिल तक गए वहाँ के लोग और मुजाहिद मंजिल से कहा 9 अगस्त आने वाला है, जब लोग निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, आप जो सिविल हैं कुछ सिविल हम आगे छोड़ देंगे, उनके पीछे हम खड़े हो जाएंगे। फिर बाकी लोग, जब वहाँ से पुलिस रोकेगी तो अगले वाले जितने भी होंगे उनको कानो कान ये खबर होगी, इशारा होगा तो वो आगे से हट जाएंगे, तो हम आमना सामना करके उन पे गोलियां चला देंगे। मगफिरत हो मौलाना मोहम्मद सैयद मसूदी, गुलाम मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने कह दिया तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जो उधर से गोलियां चलेंगी वो किस पे चलेंगी? और लोग सैकड़ों की तादाद में नहीं होते, हज़ारों की तादाद में होते, इसलिए हम इसके कायल नहीं हैं इसको। और वो भी एक वजह है, वो भी एक वजह हो सकती है, सबसे बड़ी वजह कि उनको पता चला कि लोग इसके साथ ये जो करना चाहते हैं उसके साथ नहीं है। ये भारत में हुई अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी। वो जो आए थे सिविल, वो बिल्कुल शलवार कमीज पहन के गई, वो उन्होंने अटैक शुरू कर दिए। उनको प्लान था ये कि पहले फोर्सेस को करो, उनकी एम्यूनिशन डंप पर करो, उनकी कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ दो, काट दो, आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ना है। ये 5 अगस्त की बात है। उनका टारगेट था 8, 9 या 10 अगस्त तक शहर में पहुंच जाना। ये डेट क्यों चुनी गई थी उसकी भी वजह है। गालिबन उस साल 1965 में दस्तगीर साहब का उर्स, जो यहाँ बहुत बड़ा एक इज्तिमा होता है, गैर कांग्रीगेशन होता है खानियार में, उसमें हज़ारों लाखों लोग जमा हो जाते हैं। दूसरे दिन 9 अगस्त था और शेख साहब अभी जेल में ही थे। ये उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, डिसमिसल के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट डे माना जाता था, 9 अगस्त ब्लैक डे माना जाता, उसमें भी बहुत से लोग बहुत से जुलूस निकालते थे। तो उनका अंदाज़ा था कि हम इस जुलूस में घुस के शहर पर कब्ज़ा करेंगे, रेडियो स्टेशन पर, वहाँ से ऐलान करेंगे कि ये हो गया आज़ाद, ये हमारा हो गया, तो इसमें आज़ादी की ऐलान, ये आज़ादी की लोकल हैं, हम तो है ही नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं। ये था कि इसमें रंग लगेगा कि कश्मीरी की बगावत है। लेकिन इसमें एक मिसकैलकुलेशन हो गई उनकी। वो मिसकैलकुलेशन ये होगी कि दे टुक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि कश्मीरी आके ओन करेगा या सपोर्ट करेगा या आगे आएगा, कम से कम आगे आएगा एज ए शील्ड और एज समथिंग लाइक दैट। ऐसा हुआ नहीं। 1965 में जिन लोगों ने बॉर्डर पार किया था, उन्होंने खुद ये बात मानी कि उन्हें पाकिस्तान की आर्मी से ट्रेनिंग मिली थी। मैं आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में रेगुलर था, जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी थे। वॉलंटियर के रूप में कई लोग जिब्राल्टर फोर्स ज्वाइन कर रहे थे। हमें गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेनिंग मिली थी। मैं 13 या 14 साल का था। हमारे गांव में पुलिस आई और हमें जिब्राल्टर फोर्स के लिए ले गई। 30 साल तक के लड़के थे,
15 साल के लड़के थे, 20 साल के, हमने देखा है उनको। और हमको भी उस वक़्त उसी मखमसे के बैकग्राउंड में का इन्होंने ये इनके साथ मिले हुए थे या इनके साथ हुआ करते थे। हमें मालूम नहीं था ये कौन लोग थे। कहीं कोई दोस्त बुलाता था, भाई इनके साथ बात करो, वो कहता नहीं था ये कौन है क्या है, ज़रा इनके साथ बात कीजिएगा। जब वो निकलते थे उसके बाद वो कहते थे हमें ये पाकिस्तान से आए हैं। इनके जैसे हजारों अलगाववादी रंगरूटों को कश्मीर सिर्फ इसलिए भेजा गया क्योंकि अचानक इस तरीके के हमलों के लिए भारतीय फौज तैयार नहीं होगी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस आजाद कश्मीर रेजिमेंट के ये आम लोग कश्मीर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ हद तक ये चाल कामयाब भी रही। हालांकि पत्रकारों का कहना है कि घुसपैठियों को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली और खुद कश्मीरियों ने ही इन घुसपैठियों को आर्मी के हवाले कर दिया। नहीं बिल्कुल नहीं मिला। मतलब उस वक्त बेशक कहीं डर के मारे, अब आप बंदूक किसी को दिखाएं वो आपको खाना खिलाएगा, शायद रहने भी देगा, वो आज भी है, वो उस वक्त भी था। मतलब डर के मारे आपके साथ इन्वॉल्व होना, एक्टिवली सपोर्ट देना, वो उस वक्त नहीं था। कहीं इक्का दुक्का कहीं हुआ हो बेशक, लेकिन आम तौर से कश्मीरी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट में। देखा जाए तो प्लान बड़े जबरदस्त तरीके से सोच समझकर बनाया गया था और इसका एक ही लक्ष्य था और वो था अलगाववादियों द्वारा कश्मीर पर कब्जा, जिसके बाद वो उसे आजाद कश्मीर घोषित कर देते और संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालकर वहां से फौज हटाने के बदले एक नए सिरे से कश्मीर के मालिकाना हक के बारे में बातचीत के लिए भूमिका तैयार की जाती और इस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानी आवाम और मुल्क की तारीख में एक हीरो बन जाते। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको? इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेगी। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे। उन्होंने कहा यार इस्लाम को पकड़ते हैं, मिडिल ईस्ट को पकड़ते हैं, सऊदी रॉयल्स को पकड़ते हैं, यूएई को पकड़ते हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड का मैं लीडर बनने की कोशिश करता हूं। क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल एम्बिशंस ये थी कि वो खुद एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते थे, मगर उनके लिए जगह नहीं थी कहीं लीडरी की। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा करता हूं, इसकी लीडरी ले। जिब्राल्टर अरबी शब्दों जबल तारीख यानी तारीख के पर्वत का स्पेनिश वर्जन है। इस्लाम के सिपह सालार तारिक इब्न ज़ियाद की स्पेन पर फतेह की यादगार में एक पर्वत को यह नाम दिया गया था। मगर इस बार के जिब्राल्टर में फतेह की बात तो दूर, खुद पाकिस्तानी फौज के अफसर भी इसके खिलाफ थे। कर्नल सैयद गफ्फार मेहंदी, जिन्हें पाकिस्तानी फौज के SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का पिता माना जाता है, उन्होंने बाकायदा लिखित तौर पर इस मिशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका मानना था ये मिशन कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि इसका ग्राउंड वर्क नहीं किया गया और बिना भारतीय कश्मीरियों के ठोस समर्थन के सिर्फ अंदाजे और कयासों की नींव पर ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करना, जिसकी सफलता पूरी तरह इस बात पर आधारित हो कि मुजाहिदीन अपने साथ क्या लेकर चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा जुआ थी। मिलिट्री ऑपरेशंस में ऐसी गलतियां अक्सर महंगी पड़ती हैं। SSG भले ही इस मिशन के लिए तैयार नहीं था, मगर कश्मीर में अशांति फैलाने के साथ साथ पाकिस्तान में इतिहास को झुटलाने की तैयारियां हो चुकी थी। पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को कश्मीरी क्रांति का नाम दे दिया। मशहूर न्यूज़पेपर डॉन की सुर्ख हेडलाइंस की बदौलत इतिहास की बोतल पर झूठ का लेबल लग चुका था। ऑपरेशन जिब्राल्टर की शय होते हुए भी पाकिस्तान मात खा गया और ये वो कहानी है जो पाकिस्तानी आवाम को कभी सुनाई नहीं गई, मगर पूरा सच हिंदुस्तान की जनता को भी पता नहीं है। और सच की तह तक पहुंचने के लिए हमने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा इस जंग की डीक्लासिफाइड फाइलों को पढ़ना शुरू किया और हमारे हाथ लगे अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन के ऑफिस के साथ शेयर हुए इस्लामाबाद और दिल्ली के ये केबल संदेश। हुक्मरान इतिहास को झुटलाने की तमाम कोशिशें अगर कर भी लें, मगर ये दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते। इन दस्तावेजों की अगर माने तो अमेरिका, जो उन दिनों पाकिस्तान का मित्र हुआ करता था, वो भी
पाकिस्तान के इस कदम से नाखुश था। 31 अगस्त 1965 हमें एक चौंका देने वाली खबर मिली है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आम लोगों का सहारा लिया है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन होने की स्थिति में वो हिंदुस्तान का सामना करने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान कश्मीरी विद्रोह और आज़ादी की जंग को हवा देने में नाकामयाब रहा है और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अब वो हिंदुस्तान पर सीधा हमला कर सकता है। CIA को लगता है कि पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर्स अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के इस बेवकूफ़ाना रवैये से और कश्मीर में अशांति फैलाने में असफल रहे अयूब और भुट्टो से ज़रा भी खुश नहीं है। अब ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत अजीब सी हो गई, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के लिए ये एक सांप छछूंदर वाली स्थिति बन गई। कश्मीर तो खैर क्या हाथ आता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी जरूर हाथ लगी, जिससे बचने के लिए पाकिस्तान ने 1 सितंबर को छंब पर धावा बोल दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर में हाथ जला चुके पाकिस्तान के लिए अब किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना इज्जत का सवाल बन गया था। ऑफिशियली तो जिब्राल्टर को कश्मीरी विद्रोह का नाम देकर भुनाया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फौज अब छंब पर अपनी नजर गड़ाए बैठी थी। ये एक बहुत बड़ा दाव था पाकिस्तानी सियासतदान अयूब खान और अपनी इमेज को चमकाने में लगे जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए। पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने का सीधा मतलब था जंग का ऐलान। छंब पर हुए इस अचानक हमले के लिए हिंदुस्तान भी तैयार नहीं था। 1992 में आई वोरा कमेटी की अंदरूनी जांच ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस हमले से हिंदुस्तान हैरान रह गया था, जबकि पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल साफ थी। वो बड़ी तेजी से हमला कर रहा था। हमारे जो परिवार था हमने पीछे करना शुरू कर दिया, अपने भी रिश्तेदारों के स्कूलों में कहीं भी ये बैठा दिए। पुल भी कमज़ोर था उस टाइम, अखनूर वाला, तो उनका ज़्यादा था, वो हमारे पर अटैक कर दिया। हमारे कुछ आदमी भी पकड़े गए। ये पाकिस्तान खनूर के पास पहुंच चुका था। ये वहाँ से अटैक नहीं हम करते तो ये जो है ये खनूर का पुल में कब्जा कर लेना था। फिर हमारी आर्मी ने 35 किलोमीटर रातों रात, हमने खुद टैंकों में रहते थे, हम टैंकों में वहाँ से हमला करके रात को फर्स्ट टाइम डिब ने इनका मुँह बंद किया। पाकिस्तान ने 85 टैंकों में हमला किया था और इधर पलाए वाले शहर से उन्हें पुल, जहाँ पुल बना हुआ सांब का, ये शहरों पे पुल नहीं था उस टाइम, इधर से क्रॉस करके उन्हें पूरा इलाका घेर लिया था इधर का। उसका मकसद ये था कि ये पुल तोड़ना खनूर वाला, और पुल तोड़ के कश्मीर को जम्मू से घेरा डाल के कश्मीर को कब्जा करना था। तो हमारे जो है वो पार नहीं कर सकते थे, इसलिए इधर से उसने जो है ना इतना 87 टैंकों का जो है सबसे पहले उसने जो है ना अटैक किया था सांब के ऊपर। उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़े दिन फिर बीच में उसने 5-7 दिन जो है ना बीच में ब्रेक दे दिया। ब्रेक देने के बाद फिर उसने अटैक किया। जो हमारे लोग थे थोड़े बहुत जो है ना उधर से भागकर इधर आए हुए थे, हमारे एरिया में, हमारे घरों के बीच में रहते थे। जब उसने दोबारा अटैक किया तो वो नड तक चला गया। 31 अगस्त 1965 पाकिस्तान छंब सेक्टर पर हमले के लिए तैयार था। यह हमला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत मायने रखता था। हमले से फोर्सेस अखनूर ब्रिज की ओर बढ़ती, जिससे जम्मू और श्रीनगर का लिंक टूट जाता, जिसका नतीजा बड़ा भयानक हो सकता था। यह साजिश पूरी हो ही जाती अगर कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान का पासा न पलटा होता। कश्मीर के शांतिप्रिय लोग मुजाहिदीनों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार देख चुके थे और एक अनदेखे खतरे का अंदाजा उन्हें भी हो चुका था। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठियों का साथ देने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान उतनी तेजी से जवाब दे पाने में सक्षम नहीं था और अगर वोरा कमेटी की माने तो आर्मी के जनरल पाकिस्तान की चाल समझने में नाकामयाब रहे। छंब हमले पर बातचीत तो हो रही थी मगर उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इंटेलिजेंस फेल्योर तो बहुत रहा। इंटेलिजेंस दो तरह का होता है, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरा होता है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, दैट इज IB। इस वक्त IB को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इशोगेल कैनाल और लाहौर शहर के बीच में क्या हो रहा है, क्या डिफेंसिव है, क्योंकि वो तो उनका काम था। ये इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
एक और बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि पाकिस्तान इस हमले की प्लानिंग काफी समय से कर रहा था और शक्ति के मामले में भी पाकिस्तानी फौज के सामने हिंदुस्तानी फौज टिकती नजर नहीं आ रही थी। अमेरिका से आए पैटर्न टैंक्स पाकिस्तान का वो ब्रह्मास्त्र थे जिनके अचूक निशाने का सामना कर पाना हिंदुस्तानी फौज के लिए नामुमकिन था। छंब के हमले में पाकिस्तान पूरे दमखम के साथ हमला कर रहा था, जबकि वहां हिंदुस्तान के सिर्फ 1000 लाइट आर्म्ड फौजी थे। मुकाबला किसी भी मामले में बराबरी का नहीं था। सुबह 4:40 होते ही पाकिस्तानी पैटर्न टैंक छंब की पहाड़ियों में धमाके करते देखे गए। अब ये टैंक्स भारतीय सीमा के 5 किलोमीटर भीतर तक आ चुके थे। वोरा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक छंब के इंडियन सेक्टर में सिर्फ 1000 लाइट आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स थे। भारतीय खुफिया विभाग का मानना था कि पाकिस्तान की तरफ सिर्फ 2 बटालियंस थे और 600 पैरामिलिट्री पर्सनल थे। यह इंटेलिजेंस था इंडियन आर्मी की सोच के पीछे। अगर वोरा रिपोर्ट को माने तो इंडियन आर्मी जनरल्स के विचार इस प्रकार प्रकट हुए। पाकिस्तान अभी तक घुसपैठियों के साथ खुलकर नहीं आया। अगर पाकिस्तान ने जंग छेड़ी भी तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। पाकिस्तान अखनूर ब्रिज तक तो पहुंच ही नहीं सकता। वोरा कमेटी की रिपोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि ये सब इंडियन जनरल्स की गलत फहमी थी। इंडियन असेसमेंट के अनुमान के ठीक विपरीत पाकिस्तान ने एक बड़ा अटैक छंब के जूरियन सेक्टर में किया। उसके पास थे 2 रेजिमेंट्स आर्मर के 80% शर्मन्स और 20% पैटर्न, 2 फील्ड रेजिमेंट्स, 2 मीडियम रेजिमेंट्स, 1 हैवी मोर्टार और 7 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसमें 8 इन्फेंट्री बटालियंस थे। जब अटैक हुआ हम पूरी तरह से चकमा खा बैठे। इससे पहले भारत की जमीन को इस तरह रौंदते हुए कोई दुश्मन इतना भीतर तक पहले कभी नहीं आया था। पाकिस्तान का पलड़ा लगातार भारी हो रहा था। अखनूर ब्रिज पर उसका कब्जा होते ही जम्मू से संपर्क टूट जाना था। वक्त बेहद कम था, मगर सही फैसले अक्सर कम वक्त में ही किए जाते हैं और तत्कालीन रक्षा मंत्री YB चौहान के सचिव रह चुके RD प्रधान बताते हैं कि चौहान ने हवाई हमले का आदेश देने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लिया। कितने देर में आपको चाहिए? 5 मिनट्स। तो उन्होंने 5 मिनट सोचा, कहने लगा आप बैठिए। एक तरफ जाके बैठे और उन्होंने सोचा और आने के बाद उन्होंने कहा आप अटैक करिए। दीज आर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जंग शुरू हो चुकी थी। अब ये आमने सामने की लड़ाई थी। हिंदुस्तान इस तेजी के साथ जंग में उतरेगा ये पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था और अब पासा पलट चुका था। सिर्फ जमीनी लड़ाई ही नहीं, हवाई कैपेबिलिटीज यानी हवाई ताकत में भी पाकिस्तान भारत से आगे था। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक इस्लामाबाद, दिल्ली और वॉशिंगटन की US एम्बेसीज के बीच लगातार केबल संदेशों का आदान प्रदान हुआ। छंब पर हमले के बाद अमेरिका को यह भी डर था कि भारत अब जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। टेलीग्राम फ्रॉम द एम्बेसी इन इंडिया टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, 1 सितंबर 1965। अमेरिकन राजदूत ने विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और विदेश सचिव CS झा को भारत से संयम बरतने की सलाह देते हुए 2 बातें कही। एक ये कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ करवाकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और दूसरी ये कि अगर पाकिस्तान बातों से नहीं मानकर जंग का रास्ता अख्तियार करता है तो भारत को पूरे विश्व से समर्थन मिलेगा। स्वर्ण सिंह का कहना था कि भारत द्वारा सीज फायर के दौरान जो भी दबाव बनाया जा रहा है वो सिर्फ घुसपैठ को रोकने के लिए है। अमेरिका के इन दस्तावेजों के मुताबिक वो ये जानता था कि कश्मीरी मुजाहिदीन पाकिस्तान के ही सोल्जर्स थे और उन्हें पाकिस्तान से मदद मिल रही थी। अब पाकिस्तान खुले तौर पर धोखा कर रहा था और खुले तौर पर छल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को कुछ नहीं कह पाया और अमेरिका भारत को लगातार चुप रहने के लिए कहता रहा। टेलीग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू द एम्बेसी इन पाकिस्तान,
3 सितंबर 1965 स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकी दूतावास को भारतीय राजदूतों की संयुक्त राष्ट्र सचिव से हुई मुलाकात की इत्तला दी। राजदूत नेहरू का कहना था कि पाकिस्तान जम्मू पूंछ रोड और जम्मू श्रीनगर रोड हथियाने की फिराक में है और अगर ऐसा हुआ तो श्रीनगर भारत से कट जाएगा और भारत ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। ऐसा हुआ तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तानी फौज को ऐसा करने से रोकना होगा। चार सितंबर 1965 अमेरिकन एम्बेसडर ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि कम से कम शास्त्री के साथ बात करना आसान था क्योंकि वो शांत, सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति हैं, वरना दूसरी तरफ के लोगों से बात करना मुश्किल था क्योंकि उनमें पागलपन से भरा हुआ उन्माद है। शास्त्री जी ने जवाब दिया कि इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है कि वो कमजोर और बटा हुआ देश है। उन्होंने अनुरोध किया कि यूएन की पाकिस्तानी घुसपैठ से जुड़ी तमाम फाइलें तुरंत सार्वजनिक कर दी जाएं। ऐसा होते ही पाकिस्तान को मजबूरी में अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पश्चिमी देशों को ये समझना चाहिए कि ये कश्मीर के विषय में चर्चा करने के लिए सही वक्त नहीं है। वक्त आएगा जब अयूब खान भुट्टो से पीछा छुड़ा लेंगे या शायद खुद अयूब खान ही तब तक न टिके। अमेरिकन एम्बेसडर ने जवाबी केबल में ये माना कि यूएन की पाकिस्तानी घुसपैठ से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करना एक अच्छा सुझाव है, मगर पाकिस्तान ये कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान ने हवा बनाई हुई है कि घुसपैठ में उनका कोई हाथ नहीं है। इस केबल मैसेज को पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को खुलेआम एक्सपोज नहीं करना चाहता था, उसे बचाना चाहता था। अमेरिका के सामने शायद ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि पाकिस्तान उस समय किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, यहाँ तक कि खुद अमेरिका की भी नहीं। और नर्म स्वभाव के शास्त्री जी जंग के पक्ष में नहीं थे। वो असल में नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से लड़ाई हो। वो कहते थे ये लड़ाई के बाद भी तो सुलह होनी है, आपस में सुलह बैठ के फैसला कुछ कर लो, लड़ाई के हक में नहीं। 4 सितंबर 1965 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टाफ ने प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को केबल पर बताया, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस आक्रामक कदम के बाद कश्मीर मसले पर बातचीत हो, जो पिछले 17 सालों से विवादित मुद्दा है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने से वो और बौखलाकर गलत कदम उठा सकता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ जरा संभल कर बात करने का सुझाव दिया जा रहा है। जंग के ऐलान के 2 दिन पहले अमेरिका ने शास्त्री जी को ये कहकर संयम बरतने को कहा था कि आप वर्ल्ड लीडर हैं, मगर 2 दिनों में ही जरूरत पड़ते ही हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार था। अमेरिका को लगा था कि शास्त्री जी के साथ डील करना आसान था, जबकि अयूब खान भुट्टो के शैतानी कब्जे में थे। अयूब की गरजदार फौजी आवाज और कद्दावर शख्सियत के सामने शास्त्री का छोटा कद और उनकी सौम्य आवाज थी, मगर किसी की विनम्रता और सहजता को उसकी कमजोरी मान लेना सबसे बड़ी गलती है। भारत के जवाबी हमले और शास्त्री जी के आक्रामक रवैये ने जिसे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया वो थे खुद अयूब खान। कभी उनको इतना था ही नहीं। उनका ख्याल था कि पहले तो वो समझा करते थे कि शास्त्री ऐसा फैसला ले ही नहीं सकता, ऐसा आदमी बोल्ड नहीं है, लेकिन ये कभी उनको पता नहीं था, कभी शक भी नहीं हुआ कि भी ऐसा भी हो सकता। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लाल बहादुर शास्त्री का ऐसा रूप दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। एक शांत आवाज अब गरज चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आवाज के साथ ही हिंदुस्तान ने भी जंग का ऐलान कर दिया था, और यह पहली बार था जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का फैसला किया था। ऐसा कारनामा जो ना शास्त्री जी के पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया और ना ही उनके बाद। पाकिस्तान के छंब अटैक के 5 दिनों तक शास्त्री जी ने संयम रखा।
अमेरिका भारत को लगातार ये कहता रहा कि पाकिस्तान के छम अटैक को नजरअंदाज करते रहो, शांत बैठे रहो, चुप बैठे रहो। लेकिन 6 सितंबर को यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि शास्त्री जी अब इसके बाद और शांत नहीं बैठेंगे। रातों रात हिंदुस्तान ने अपनी पूरी ताकत समेटकर यह जवाब दिया था। देश भर की सैनिक टुकड़ियां एक साथ इस जंग में कूद चुकी थी। भारतीय वायुसेना अब और भी कारगर साबित हो रही थी। असल उत्तर की जंग में टैंकों के धराशायी होने के बाद पाकिस्तानी टैंक क्रू मैदान छोड़ता नजर आया। जलकर खाक होते एक पैटर्न टैंक की तस्वीर ने एक अमेरिकी मैगजीन के कवर की शोभा बढ़ाई। ये वही पैटर्न टैंक थे जिनके बूते पाकिस्तान ये जंग जीतने निकला था। अखनूर ब्रिज बचा लिया गया था। जम्मू पर से खतरा अब टल चुका था और हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान के लाहौर, इच्छोगिल नहर और सियालकोट की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। ये तो अब जीते हुए हैं हम, अब लाहौर चलेंगे, कोई कहता है भाई मैं रात को रेस्टोरेंट में मिलेंगे वगैरह। ये आम था कि भाई अब तो लड़ाई जीती हुई है, अब लाहौर तो आ गया अपने पास। मगर मामला पूरी तरह अब भी भारत के हाथ में नहीं था। सियालकोट में भारतीय सेना को जबरदस्त टक्कर मिली, मगर पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये पैगाम जा चुका था कि हिंदुस्तान इस खेल में हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। LOC क्रॉस करने का फैसला भी इसी पल में लिया गया। शास्त्री जी ने जवाबी हमले में जरा भी देर नहीं की। जब ये प्रेशर बहुत बड़ा अखनूर साइड से, तो ये जो हरबख्श वगैरह शास्त्री के पास आए तो कहने लगे कि भाई देखिए उनका प्रेशर है, वो रोकना बहुत मुश्किल है। तो शास्त्री जी ने कहा फिर क्या करें? कहते ये तरीका है कि भाई एक और फ्रंट खोलिए। तो कहता खोलो। कहते देखिए जी वो उसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो क्रॉस करना पड़ेगा। शास्त्री सेड डू इट। ये कहा तो बल्कि हरबख्श ने बाद में मुझे कहा कि एक छोटे से आदमी ने इतना बड़ा फैसला एकदम ले लिया। ये हमेशा ये फौज भी याद रखेगी और देश भी याद रखेगा। चौहान साहब और लाल बहादुर जी ने डिसीजन लिया कि हम लाहौर शहर को अटैक नहीं करेंगे। ये उनके बीच में था अंडरस्टैंडिंग। पार्लियामेंट में तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, इंडियन पार्लियामेंट में, कि जाओ लाहौर कैप्चर करो। उन्होंने कहा आप सब्र करिए, मैंने आर्मी को बताया क्या करने का, इतना ही बताया। पर इसीलिए अपने ट्रुप्स इशोगिल कैनाल के उस तरफ उन्होंने भेजना नहीं, ऐसा डिसीजन लिया। शास्त्री जी को पास ये जब आए लोग, जनरल हरबख्श वगैरह, कि भाई ये तो तब बचते हैं हम सेकंड फ्रंट खोलें, तो खोलिए। अब ये कि लाहौर लेंगे नहीं है, ये सब जनरल चौधरी पे छोड़ दिया गया। उसमें कोई शास्त्री जी के डायरेक्शन नहीं थी कि यहाँ जाओ या ना जाओ, ये उसमें था। पाकिस्तान ने शांत और सौम्य दिखने वाले शास्त्री से कभी भी ऐसे जबरदस्त जवाबी हमले की उम्मीद नहीं की थी। LOC क्रॉस करके शास्त्री ने अयूब खान और भुट्टो को भी चौंका दिया। भुट्टो ने एश्योर किया हुआ था कि अगर हम कश्मीर में लड़ेंगे तो मेन बॉर्डर लाइन जो है उस पर इंडिया अटैक नहीं करेगा। उनका ख्याल था कि पहले तो वो समझा करते थे कि शास्त्री ऐसा फैसला ले ही नहीं सकता, ऐसा आदमी बोल्ड नहीं है। लेकिन ये कभी उनको पता नहीं था, कभी शक भी नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता। डिक्लासिफाइड स्टेट डिपार्टमेंट के इन दस्तावेजों के मुताबिक 1965 की एक अलग ही छवि नजर आती है। अमेरिका जो अब तक भारत को संयम का पाठ पढ़ाता आया था, पाकिस्तान के रिएक्शन को लेकर काफी फिक्रमंद था। दस्तावेज साफ तौर पर एक बात पर जोर देते हैं कि अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रख रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। भारत द्वारा हमले से 2 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टाफ के रॉबर्ट कोमर ने प्रेसिडेंट जॉनसन को भेजे गए मेमोरेंडम में यह साफ लिखा था, पाकिस्तान कश्मीर पर फिर से चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ था और जब तक ये जिद न मानी जाती, पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान तुड़े हुए थे उस वक्त कि
वो वहाँ इंडियन टेरिटरी में जाके बैठ जाए, कश्मीर में बैठ जाए और फिर छोड़ने के लिए उन्हें भारत से कोई कंसेशंस लें। टेलीग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू द एम्बेसी इन पाकिस्तान। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने यूएस एम्बेसी से पाकिस्तान को ये सूचित करने को कहा कि भारत द्वारा एलओसी का अतिक्रमण पिछले हफ्तों में हुई घटनाओं की जवाबी कार्रवाई है। पाकिस्तान को ये समझना जरूरी है कि उसकी मुश्किलों की वजह खुद उसकी शह पर हुई हथियारबंद घुसपैठ है। इस टेलीग्राम में ये भी कहा गया कि भारत ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान का यही रवैया रहा तो वो चुप नहीं बैठेगा और अगर पाकिस्तान भारत पर हमले के मंसूबे बना रहा है तो भारत के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान को ये योजना बनाने से पहले इस खतरे का अंदेशा होना चाहिए था। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका आखिर तक पाकिस्तान को बचाने में लगा रहा। वो एक तरफ पाकिस्तान का बचाव करता रहा और दूसरी तरफ भारत से संयम बरतने के लिए कहता रहा। शास्त्री जी यूएस से ख़राब थे क्योंकि उनको ख्याल था कि ये यूएस के जो वेपन्स इन्होंने दिए उसी से सब कुछ हुआ और वो कहा करते थे कि मैंने कितनी दफ़ा उनसे वार्न किया था कि नहीं, और यूँ कहा करता था नहीं ये जो है वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है वगैरह। अमेरिका भी ये एश्योरेंस देता था। तभी जब अमेरिका एश्योरेंस हुआ तो जब अमेरिका ने कोशिश की तो शास्त्री जी नहीं माने क्योंकि वो कह रहे थे कि देखिए इन्हीं के वजह से हथियारों से हुआ और मैंने कई दफ़ा इनसे कहा। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कहा, सोवियत यूनियन वैसे भी हमारा सिक्योरिटी काउंसिल में वो वीटो वगैरह हमारे हक में इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनकी बात मानी। डॉक्यूमेंट 189 टेलीग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द एम्बेसी इन पाकिस्तान सितंबर 6। इसी दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को फौरन सीज फायर के लिए कहा। उनका कहना था इस पूरे मामले को लेकर उन्हें फिक्र है कि कहीं मौके का फायदा उठाते हुए इसमें चीन शामिल न हो जाए। 195 मेमोरेंडम फॉर द रिकॉर्ड। प्रेसिडेंट जॉनसन की एम्बेसडर नेहरू से हुई 9 सितंबर की मीटिंग से भी कुछ और दिलचस्प पहलू निकलकर सामने आए। भारत के राजदूत नेहरू का कहना था कि कश्मीर में हुए पाकिस्तानी हमले का जवाब पाकिस्तान के पंजाब पर हमला करके ही दिया जा सकता था। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तानी फौज द्वारा अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल भी भारत को रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के पैटर्न टैग्स, सेबर जेट्स वगैरह जो थे वो अमेरिका से आए थे, वो एलाइज थे, उसमें कोल्ड वॉर के एलाइज थे, उसमें अलायंस की वजह से उन्हें फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने हम पर ऐसा दबाव डाला जो ना बर्दाश्त होता हमारे लिए और हम पर कोई मजबूरियां डालते। इस दौरान एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसे ये लग रहा था कि भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और उस व्यक्ति का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जाहिर है कि वो आक्रमण के 3 दिन बाद गुस्से में थे। अमेरिकन एम्बेसडर रक्षा समझौते के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो से मिले। भुट्टो आक्रामक तेवर में कह रहे थे कि भारत का कश्मीर से कोई सरोकार नहीं है, जबकि पाकिस्तान नैतिक, सामुदायिक और धार्मिक रूप से कश्मीर से ज्यादा करीब है। कश्मीर मुद्दे का हल निकलने की सूरत में ही सीज फायर हो सकता है और इसके लिए उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, भारत और पाकिस्तान दोनों की फौजें कश्मीर से हट जाएं। दूसरी शर्त, 6 महीनों तक कश्मीर में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी यूएन उठाए। तीसरी शर्त, इन्हीं 6 महीनों में कश्मीर में जनमत कराकर राय ली जाए। अमेरिकन एम्बेसडर का मानना था कि भारत इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। भुट्टो ने जवाब दिया कि फिर भारत चाहे तो पाकिस्तान को तबाह कर दे, क्योंकि ये पाकिस्तान के वजूद की जंग है। हम या तो बतौर एक देश तबाह हो जाएंगे या और मजबूत होकर उभरेंगे। एम्बेसडर का कहना था ये कोई जवाब नहीं है। वो ये भी जानना चाहते थे कि भुट्टो क्या कहना चाहते हैं। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि भारत द्वारा फौज पीछे हटाने के बावजूद
पाकिस्तान अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा? भुट्टो का जवाब बिल्कुल सीधा था, मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं, मगर सीज फायर इस मुद्दे के जनमत संग्रह द्वारा सुलझने पर ही संभव है। और इस दिन भारत और पाकिस्तान को हथियारों की सहायता बंद करने की घोषणा अमेरिका ने कर दी। 10 सितंबर 1965। इस केबल के मुताबिक भुट्टो बेहद नाखुश थे। उनका मानना था कश्मीर से मुस्लिमों के पलायन और विस्थापित हिंदुओं को बसाने के मामले में शास्त्री सरकार नेहरू सरकार से कहीं ज्यादा बुरी थी। अमेरिका ने भुट्टो को समझाया भी कि जिस मुद्दे का हल पिछले 18 सालों में नहीं हुआ, वो पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की शर्त के बिना पर अब हो सकता है, मगर भुट्टो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था पाकिस्तान अपना सब कुछ बेचकर कश्मीर के हक की ये जंग जरूर लड़ेगा। 10 से 18 सितंबर तक जो पाकिस्तान अमेरिका को दांत दिखा रहा था, अब उसके घुटने टेकने की नौबत आ गई थी और अब शुरू होती है सीज फायर की असली रणनीति। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद शोएब, जिन्हें अमेरिका का करीबी माना जाता था, अयूब खान का संदेश लेकर पहुंचे और इस केबल का मजमून बड़ा ही दिलचस्प है। 19 सितंबर 1965। शोएब ने अमेरिकन एम्बेसडर को अब प्रेसिडेंट अयूब खान की तरफदारी करते हुए उनके भुट्टो के साथ हुए मोहभंग के और चीन की गतिविधियों से विरोध के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। शोएब ने ये तक कहा कि अयूब खान तो जल्द से जल्द भारत के साथ समझौते के लिए भी तैयार हैं, मगर उन्हें पाकिस्तानी जनता को भी इस जंग में हुए नुकसान के बदले कोई जवाब देना होगा। भारत कभी भी जनमत संग्रह के लिए तैयार नहीं होगा और पाकिस्तान के लिए बिना शर्त सीज फायर त्रिशंकु वाला हाल था। अमेरिका के राजदूत इसके लिए फौरन अमेरिकी सरकार का जवाब चाहते थे। 3 दिन के बाद आखिरकार पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गया। 1965 में पहली बार पाकिस्तान ने ताकत और हथियारों के दम पर कश्मीर मसले का हल तलाशने की कोशिश की, जबकि भारत हमेशा से ही इस मसले का हल शांति वार्ता के जरिए चाहता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1965 की लड़ाई का क्या नतीजा निकला। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो जंग से बेहतर हैं और 65 ने ये दिखाया है कि अगरचे मैदान जंग पर लड़ाई के जो आउटकम था वो तकरीबन ड्रॉ कह सकते हैं। 65 की जंग जो है देखा जाए तो ये एक बेकार की एक रिहर्सल थी जो दोनों मुल्कों ने की है, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। अफसोसनाक बात ये होती है कि ये जंगें जब भी होती हैं इसके अंदर आम लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हो जाती हैं। भुट्टो और अयूब खान जैसे हुक्मरानों ने पाकिस्तान के आवाम के लिए देश प्रेम की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान की 2 पीढ़ियां हिंदुस्तान से नफरत के जहर पर पली और बड़ी हुई है। युवा पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क से मोहब्बत का मतलब है हिंदुस्तान से नफरत करना। इस नज़रिए पाकिस्तान में 2 कौमी नज़रिया है, जिसमें ये कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग हैं। फिर ये कहा जाता है कि हमने आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से ही हासिल नहीं की थी, बल्कि हमने हिंदुओं से भी हासिल की थी। तो वो भी मतलब एक तरह से दुश्मन के तौर पर उभर के आते हैं। फिर उसके बाद मसलन ये कि उनकी इबादत गाहें तारीक होती हैं, हमारी रोशन होती हैं। वो बग़ैर सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, यानी धोती बांधते हैं। हमारा सिला हुआ कपड़ा है, वो सब्ज़ी खोर हैं, हम गोश्त खाने वाले हैं। यहाँ तक कि ये बात भी कही गई कि हिंदू दरख्त अलग हैं, मसलन बरगद और पीपल हिंदू दरख्त हैं। मुसलमान दरख्त जो हैं वो जैतून और खजूर है। हिंदू जानवर गाय है, तो मुसलमान जानवर जो हैं वो घोड़ा और ऊँट हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी की लाहौर यात्रा ने एक दोस्ती का माहौल बनाया था, मगर जनरल मुशर्रफ ने सन 65 से सबक लेने की बजाय कारगिल पर हमले का प्लान बनाया और फिर वही इतिहास फिर से दोहराया। सरहद पार फिर से कुछ आवाज़ें गूंजी हैं, जिनमें 1965 की जंग की हकीकत है और पाकिस्तानी स्कूल की किताबों में सही इतिहास पढ़ाने की मांग भी।
यहाँ 65 की लड़ाई में जिस सूरत से सेलिब्रेशन हो रही थी, यहाँ पर कुछ लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग में कहा कि नहीं, हम लड़ाई हारे हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। अब लोगों ने ओपनली कहना शुरू कर दिया है, तो एक दिन टेक्स्ट बुक में भी आ जाएगा। ये सारी बातें उम्मीद जगाती हैं, उम्मीद कि पाकिस्तान इन आवाज़ों को सुने, उम्मीद कि सच्चा इतिहास सामने आए, उम्मीद कि सच्चे इतिहास से सबक लिया जाए, क्योंकि इन्हीं उम्मीदों पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों की नई दुनिया कायम होगी, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.